नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और आज इस खास मुद्दे पर हम बात करेंगे संकट में सियासत, क्योंकि अपनी आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे भारत के लिए क्या ये लोकसभा चुनाव नई रंगत लेकर आ रहा है, क्योंकि ये सब पहली बार होगा जब कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, उसके कैबिनेट मंत्री, कई सांसद और विधायक जेल में है। कई सांसद और दर्जनों नेता ऐसे हैं जो जेल में है या जेल काट चुके हैं या जेल जाने की कगार पर खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम का एक हिस्सा है या विपक्ष को डराने, धमकाने या कमजोर करने की कोई साजिश है। आमतौर पर ऐसे सवालों के जवाब खोजना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कुछ ही साल पहले बनी एक पार्टी जो बेहद ही दिलचस्प तरीके से राजनीति में उभरी, उसने एक जन समर्थन हासिल किया और बता दें कि उसने एक आंदोलन किया और आंदोलन कामयाब भी रहा। लेकिन अब सवाल यह है कि उसके आंदोलन से जो उभरा मुख्यमंत्री है वो सलाखों के पीछे है। क्या उस मुख्यमंत्री की जो सियासत है वो संकट में है? बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है, आम आदमी पार्टी पर एक नया संकट यहाँ पर मंडराने लगा है। जहाँ एक और आप देखेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की रिहाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक के बाद एक फरमान सुना रही है। जहां एक और फरमान आज सुनाया उन्होंने, जहां एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आज से केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन की शुरुआत कर दी है। व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और सभी से अपील की गई है, दिल्ली के जनता से अपील की गई है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए केजरीवाल जी को आशीर्वाद दीजिए। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रकाश सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। अजय श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्चना शर्मा, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। रामानंद द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और राधेश्याम अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सभी मेहमानों का एक बार मैं भी बिल्कुल स्वागत करना चाहूँगा। प्रकाश सक्सेना सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्रियों का जो सियासी भविष्य है वो संकट में है? तो क्या फिर जो कांग्रेस है और अन्य विपक्षी पार्टी है उनका जो सियासी भविष्य है क्या वो भी संकट में है? दोनों पार्टियों का भविष्य संकट में था, इसलिए उनको यूनाइट होना पड़ता है। बिल्कुल। और ये अजूबा नहीं, क्योंकि जब लोकतंत्र पे हमला होता है तो अब आपसी दुश्मनियां मिटाकर एक होना पड़ता है। बिल्कुल। लोकतंत्र एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि हमने आजादी हासिल करी, हमें लोकतंत्र मिल गया। इसके लिए लगातार लड़ना पड़ता है। आज भाजपा जिस आपातकाल का उदाहरण देती है वो भी लोकतंत्र पे एक हमला था, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश थी। तो उसके लिए कांग्रेस के ही लोग निकल के आए थे, बहुत से नेता कांग्रेस से निकल के आए थे। उन्होंने उसका विरोध किया और आजादी की एक लड़ाई लड़ी और इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। बिल्कुल। और वो बात अलग है कि बाद में फिर वो जीत कर आ गई। तो कोई भी एक पार्टी हमेशा खराब नहीं होती, भाजपा हो या कांग्रेस। तो दोनों का एक कार्यकाल विशेष होता है जिसमें वो अराजक होने लगती है। सत्ता का एक स्वभाव होता है कि जब वो आती है तो उसका अहंकार बढ़ता है और वो सोचता है कि उस पर सवाल ना खड़े किए जाए, और इस प्रक्रिया के चलते ये होता है। आज जो सरकार चल रही है, ऐसा नहीं कि भाजपा हमेशा तानाशाह प्रवृत्ति की रही हो। अटल जी का कार्यकाल लोकतंत्र के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जो एक उसका जो एजेंडा टाइप का लगा, उसका जो जिस तरह से सरकार ने काम किया, उससे लगा कि वो लोकतांत्रिक ना होने के बजाय एक व्यक्ति पे फोकस होती रही। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को रोज गढ़ना पड़ता है, क्या जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री या उनके सांसद लोकतंत्र को जेल से गढ़ रहे हैं? नहीं, उनका जेल जाना अपने आप में सवाल उठ रहा है उस पे, क्योंकि आपको ध्यान हो आपके ही चैनल पे करीब 12-15 दिन पहले मैंने ये पीएमएलए एक्ट की धाराओं का जिक्र किया था कि विपक्ष इन पे चर्चा नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ एक धारणा बन रही है कि वो विपक्ष पूरा भ्रष्ट है, जबकि इन्होंने जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में अमेंडमेंट किए जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसी तरह के अमेंडमेंट पीएमएलए एक्ट में भी है। मैंने उस समय भी उसका सेक्शन 45 का जिक्र किया था। उसमें सेक्शन जो 19 है, समय के जो समन के टाइम पे जब नोटिस दिया जाता है
तो वो मौखिक रूप से देने की अनुमति दे दी गई है, जबकि संबंध में आरोप उस पर क्या लगे वो सारे लिखित में दिए जाना जरूरी होते हैं। लेकिन इसमें इस तरह की छूट दी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले पर लताड़ लगाई है कि सारे आर्थिक अपराध मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आते, बिल्कुल उसमें धन शोधन अधिनियम है वो, कि गलत तरीके से कमाए गए धन को आप शुद्ध में धन में परिवर्तित कर रहे हैं, वो अपराध आते हैं, सारे नहीं आते। लेकिन इसका दुरुपयोग एजेंसी द्वारा किया जा रहा था, और ये एक के कारण नहीं, और आप देखें सारे पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ ये चल रहा है। और इलेक्शन के टाइम पे तो लोगों को अपना अस्तित्व, सबसे बड़ा संकट क्या है कि राजनेता ईडी के ऑफिस में जाने से डर रहा है। भाई मोदी जी के खिलाफ भी जब वो मुख्यमंत्री थे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, वो गए, उतने घंटे रहे जब तक पूछताछ रही, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। पूछताछ करें आप, ऐसा मुख्यमंत्री क्या कर देगा कि आप उसको अरेस्ट करना जरूरी है, या इतने नेताओं को अरेस्ट करना जरूरी है? आप कौन सी पूछताछ कर पा रहे हैं उनसे, क्या निकाल पा रहे हैं? आप 2 साल अरेस्ट करके रख लीजिए, उसे आपको हासिल क्या हो रहा? आप वो साक्ष्य तो बताएं कि आपको मिला क्या है उसमें। तो इसलिए इस पर वैश्विक स्तर पे आवाज उठना शुरू हो चुकी बता है। रहे हैं, साक्ष्यों पर सवाल तो उठ ही रहा है कि क्या अभी तक साक्ष्य मिले, क्योंकि ईडी की रिमांड बढ़ गई है, 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राधेश्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी एकजुटता की, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत उसी से की। किस तरह की, अब किस हद तक हम इस एकजुटता को देखेंगे? पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि भारतीय गुट को वहां पर गैर स्टार्टर बना दिया गया, लेकिन अगर मान लीजिए टीएमसी जो है कांग्रेस के लिए सीट वहां पर छोड़ देगी, तो इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी। किस हद तक ये एकजुटता जाएगी? देखिए, ये एकजुटता तो सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए है बिल्कुल कि हमको कितनी, इस जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, कितनी अधिक से अधिक सीटें मिल जाएं। और चूंकि इस समय जो पूरे हिंदुस्तान में एक जो मोदी मंत्र चल रहा है उसको देखते हुए, और जहाँ केजरीवाल की बात है, केजरीवाल शुरू में ही जाके अपने आप को सरेंडर करके अपने बयान दे देते तो आज ये बात नहीं होती। बिल्कुल एज ए मुख्यमंत्री, उनको उस समय भी एज ए मुख्यमंत्री बुलाया था ईडी ने, ईडी और इतने करते उनको 10-12 बार बुला के आज उनको ईडी को रिमांड लेना पड़ा, और 1 अप्रैल को फिर बुला, 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ गई। दोनों पार्टियां, आप भी और भाजपा भी, भाजपा आपके त्याग पत्र मांग रही है, और वाकई में नैतिकता के आधार पर जी बिल्कुल, केजरीवाल जी को, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे केजरीवाल देना को त्याग चाहिए। पत्र दे देना चाहिए था, अपनी पत्नी को बिठाना था। लालू यादव भी उस जमाने में त्याग पत्र देकर अपनी बीवी को बिठा के गए, तो क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान की नैतिकता को अपनाते वो? बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, और इस मसले पर संविधान मौन है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर ईडी की हिरासत में कोई मुख्यमंत्री, सिटिंग एमएलए या जो भी जाएंगे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि हम किस आधार पर इस्तीफा दे दें। राधेश्याम जी, वो जो ईडी जो बोल रहा है वो अपनी संवैधानिक प्रक्रिया पे बात कर रहा है, और वही बात के ऊपर जब कल कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला गया तो त्याग पत्र से इनकार कर दिया उन्होंने रेमेडी देने से। तो त्याग पत्र नहीं, तो त्याग पत्र वाली बात को छोड़कर इसका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, जिससे जनता में गलत मैसेज ना जाए। बिल्कुल ठीक है। अजय श्रीवास्तव सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल में कोई अपना सियासी फ्यूचर ढूंढ रही है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में उनकी पत्नी लगातार रैलियों में नजर आ रही हैं, लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता पटेल भी इस तरीके की गतिविधियां कर रही है। पिछली बार भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेशा पढ़ा, आज भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेशा पढ़ा, जनता से ये मांग की कि आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कैंपेन शुरू किया। ये आशीर्वाद को हम किस तौर पर देखें? ये राजनीतिक आशीर्वाद है, वोटों का आशीर्वाद है, या क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनका आम आदमी पार्टी तो रह नहीं गई है, वो तो एक आदमी पार्टी हो गई है, क्योंकि उन्होंने, उनके जितने सहयोगी थे, जो सिविल सोसाइटी से उनका आंदोलन शुरू हुआ था, एक एक करके जितने थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे आशुतोष कुमार हो, जितने थे सबको बाहर कर दिया। अब वो एक आदमी पार्टी है, अब उनका परिवार उस पार्टी को चला रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, वो एक एक्सीडेंटल पार्टी थी कि अन्ना का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को जन समर्थन मिला, और उस जन समर्थन के नाते उनकी एक पार्टी बनी और दिल्ली में उसकी इमेज बनी और उनकी सरकार बन गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? बगैर विचारधारा के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। जैसे कि ट्रेन चलने के लिए, रेलगाड़ी चलने के लिए रेल की पटरी जरूरी है, वैसे ही राजनीतिक विचार
राजनीतिक पार्टी को चलने के लिए विचारधारा जरूरी है। कभी वो ये कहते हैं कि उनकी नानी कहती थी कि अयोध्या का जो मस्जिद है उसे गिरा के यदि मेरा राम ऐसे मंदिर में नहीं बैठ सकता, तो जहां कानूनों का बात चल रही है वहां उनकी नानी की बात मान रहे हैं वो। कभी वो कहते हैं कि सीएए का आंदोलन, सीएए के लोग आ जाएंगे तो वो हिंदुस्तान में उसमें वो हो जाएगा। तो वो आदमी एक विकृत मानसिकता का है। क्यों? जो लोग पाकिस्तान में फंसे हैं, जिनका धर्म संकट में है, अफगानिस्तान में जिनका धर्म संकट में है, जो 20% थे वो 1% बचे हैं, बांग्लादेश में 22% थे, 7% बचे हैं, तो उन लोगों का भी तो कोई अस्तित्व था। आज उन लोगों की वजह से उन्होंने थोड़ी कहा था नेहरू जी से, गांधी जी से कि आप ये देश बांट दो और वो बेघरवार हो जाएं और आप वहीं रुको और वहां उनके धर्म, जाति, बहू बेटी सबकी इज्जत का प्रश्न जाए। लेकिन उस सीएए में जिस प्रकार की लापरवाही का वक्तव्य बिल्कुल अरविंद केजरीवाल देते हैं, उनसे उनकी जो मानसिकता, भाई फिर जब ये बात है कि जब आप मान रहे हो तो फिर आपने वो एक पर एक फ्री क्यों चलाई आपने आबकारी नीति? फिर आपने जो दिल्ली में हर एक मोहल्ले में 3-3 शराब की दुकान क्यों खोली? आपने ये स्कीम क्यों चलाई कि एक बोतल पर एक फ्री मिलेगा? लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक दोष है, बहुत बड़ा दोष है, चाहे वो जीरे की चोरी का हो, चाहे वो ऊँट की चोरी का हो, सजा तो सबकी होती है, चोरी कहलाती है। ये बयान जो आपने बताया वो एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। आपने विजन की बात की, जब वो आम आदमी पार्टी की स्थापना कर ही रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई है। तो हालांकि ये बात जरूर है कि जब उनकी राजनीतिक पार्टी की स्थापना हो रही थी तो उन्हीं के सहयोगी लोगों ने इनका विरोध किया और अचंभित थे वो तो कि आप ऐसा स्टैंड क्यों ले सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर हमको गंदगी साफ करनी है तो सागर में उतरना पड़ेगा और सत्ता में उतरने के लिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। तो हालांकि उनके सहयोगियों ने विरोध किया लेकिन पार्टी उन्होंने बनाई, उनका विजन तो था भ्रष्टाचार के खिलाफ में। आप कह रहे विजन नहीं होता? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ विजन था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये नहीं होता कि वो अकेले ही मतलब वो सबको भ्रष्टाचारी बताएं, उनको कोई भ्रष्टाचारी नहीं बता सकता। क्यों? वो ईडी में जो लोग पड़े वो क्या IRS नहीं है क्या? वो क्या अरविंद केजरीवाल के बराबर डिग्री प्राप्त करके नहीं आए? वो भी उसमें भी IIT बॉम्बे और IIT सारे लोग पढ़े हुए हैं और वो भी IRS से क्लियर होकर आए हैं। तो ये थोड़ी है कि केजरीवाल ने ठेका ले रखा है कि सिर्फ वही ईमानदार रहेगा और वो ईमानदारी की दुकान क्यों खोल रहे थे आप प्रमाण पत्र देने की? अजय जी, आप ईडी की संवैधानिक तरीके से जो भी कार्रवाई चल रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटल साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि ईडी से सरकार चलेगी कैसे? अर्चना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, कैसे ईडी की हिरासत से केजरीवाल जी सरकार चला सकते हैं? नैतिकता के तौर पर तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनके द्वारा एक के बाद एक फरमान सुनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी पत्नी बैठ जाए? देखिए, कोर्ट ने वैसे भी कह दिया है कि भाई कोई भी सिटिंग जो CM है उसको हम हटाना है नहीं हटाना ये हमारे उसमें नहीं आता है, नहीं आता है। हमारे और में नहीं है कि हम उसको और हम कर आदेश सकें। भी नहीं कर सकते हाँ, तो इसलिए अब केजरीवाल का जो है उनकी पत्नी को आना है या नहीं आना, ये तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो भाई भविष्य में क्या होता है वो केजरीवाल खुद नहीं जानते, क्योंकि केजरीवाल को ये नहीं पता था कि आगामी समय में उनको इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो केजरीवाल 1 या 2 बार के जो समन गए थे तभी अपना कुछ ना कुछ बयान देते या शामिल होते, लेकिन उन्होंने ईडी को कभी भी महत्व नहीं दिया, गए नहीं। और जब गिरफ्तारी हुई तो अब वो वहां से चला रहे हैं अपनी सरकार। तो लोग बोल रहे हैं नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि भाई इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई जेल के अंदर से नहीं चला सकता। तो भाई एक विवेकशील व्यक्ति अगर अंदर है और वो एक CM बाहर भी था, अंदर है, वो अपना चला रहा है, उसके आदेश का पालन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्चना जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि ठीक है संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती है जिस समय पर, क्योंकि ईडी तो कुछ ही समय देती है जहाँ पर लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे सरकार चलेगी? ऐसी स्थिति में केजरीवाल को दिल्ली का देखना चाहिए, दिल्ली का सोचना चाहिए कि भाई हम जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ हमारी भाई इतना सत्ता का लोभ नहीं होना चाहिए। तो आपको पूरे दिल्ली का विकास आपने किया, आप एक पार्टी का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि एक आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए। तो केजरीवाल जी को चाहिए कि
किसी भी विश्वास पात्र को, जिस पे आपको विश्वास हो, उसको पार्टी सौंपनी चाहिए और वहां से पार्टी का संचालन होना चाहिए। बाद में भले ही आप, जैसे उमा भारती जी ने भी पार्टी दी थी कि भाई बाद में हमको मिल जाएगी, लेकिन वो एक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये ऐसी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर तो है कि अगर वो पार्टी छोड़ देंगे तो फिर उनका अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा, इसीलिए वो इस डर से दे नहीं रहे पार्टी। जैसे अभी सबने बताया कि हमारी जो केजरीवाल जी की जो मानसिकता थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक आदमी पार्टी बना दी है, तो उन्होंने कई लोगों को निकाला है। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर तो है, क्योंकि अभी तक उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक मुट्ठी में अपने कब्जे में रखा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी को आगे ला रहे हैं। उनकी पत्नी ने आज जो बोला कि आपके भाई आपके बेटे को समर्थन दीजिए, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी आगे आ रही है। लेकिन आज का अगर आम आदमी पार्टी का सिनेरियो देखा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं लोग नहीं चाहते कि सुनीता जो है केजरीवाल की जगह ले, क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी में दरी बिछाई है, जिन लोगों ने पार्टी में मेहनत की है, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी आगे आए। बिल्कुल ठीक है। रामानंद सर, जहाँ के अर्चना मैडम ने खत्म किया है, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल की आपकी कुर्सी पर कौन? सवाल ये है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि संगठन के लोगों ने सुनीता केजरीवाल से इस बात की जानकारी ली, उनसे लंबी बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया। अब राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि अब समय अनुकूल नहीं है, अब समय बदल चुका है। हर जगह राबड़िया लालू मॉडल अपनाना राजनीतिक हत्या से कम नहीं होगा। कि आप मानते हैं कि अगर सुनीता केजरीवाल को कुर्सी पर बैठाया जाता है तो ये आप पार्टी की राजनीतिक हत्या होगी? जी मनीष कुमार जी, जी, अभी जो केजरीवाल जी को ईडी के रिमांड पे रखा गया है, अभी उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप तय नहीं हुआ है। और लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है, जो पद में बैठा है व्यक्ति, यदि उसको, ये हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला केस है कि किसी मुख्यमंत्री को पद में रहते हुए ईडी अपने रिमांड में ले रहा, तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या और राजनीतिक द्वेष की भावना से ऐसा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र, जैसे कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कोई भी दल हो, भाजपा हो या जो भी जिसके हाथ में आ सत्ता है, तो सब, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये जो है ईडी और इस तरीके का इनके ऊपर अपना प्रभाव दिखा करके और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से यदि होता रहेगा तो आम पब्लिक के विश्वास में कहीं न कहीं असर पड़ेगा और पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी ऐसा कोई आरोप तय नहीं है, कोर्ट का मामला है, तो वो इस्तीफा क्यों देंगे? बिल्कुल ठीक है। और कल अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोई मुझे बताएगा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि लिक्वर पॉलिसी केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने उनको 9 समन भेजे, 9 समन में भेजने के बावजूद ही वो ईडी के पास नहीं गए, अपना जवाब दाखिल नहीं किया। ईडी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे आरोपों के बावजूद भी क्या ये कहना कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, कितना तर्कसंगत है ये बयान? बिल्कुल रामन जी, और इसी में मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कल की सुनवाई की अगर हम बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ही जो बयानबाजी की उसमें उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ 4 व्यक्तियों के बयानों पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये ठीक है कि सिर्फ 4 व्यक्तियों के बयान पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जो अभी मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री है? तो दोनों बयान को आप कितना तर्कसंगत मानते हैं? वही मैं कह रहा हूं कि एक जनादेश के तहत वो मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे जनादेश का कहीं न कहीं अपमान है और राजनीतिक पार्टियों को द्वेष भावना से इस तरीके का अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उनके लिए कोर्ट है आगे। आप यदि जवाबदार कुर्सी में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति रिमांड के बाद भाग जाएगा या रिमांड में ही वो अपना बयान दर्ज कराएगा। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफार्म हैं। तो इस तरीके से राजनीति को कुचलना नहीं चाहिए।
और खासकर अभी चुनावी वक्त है, पूरी जनता देख रही है कि यहाँ पे जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो इसी चुनाव के समय ही क्यों इतना ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इसका वोट पे असर, और जो दिल्ली में 31 तारीख को ये इंडिया गठबंधन का जो एक रैली होने वाली है, वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए ये कह रहे हैं। वो भी, हालांकि कांग्रेस वाले भी गठबंधन जरूर तैयार किए हैं, लेकिन बयानबाजी से डर रहे हैं कि ऐसा कोई बयान न जाए जिससे जनता में इसका असर पड़े। तो वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। बिल्कुल रामानंद जी, ये आपने ठीक कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में ये डर बना हुआ है क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं, 1 महीने का भी समय नहीं बचा लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में। मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से तमाम आप जो ये टिप्पणियां सुन रहे हैं, कल की जो हमने सुनवाई सुनी जहां पर हम लगातार ये सुन रहे हैं, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई खुलासा अभी तक सामने नहीं आया। कल जो हमने कोर्ट में सुनवाई देखी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वहां उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोई सबूत नहीं है, व्यक्तियों के बयान पर गिरफ्तार किया गया। मनीष, किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले इसका जी मैं ये बता दूं कि मैं बात को करने से पहले ट्रैक पे आना चाहता हूं इनके कि सर ने जो अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल पे ये दोष लगाए गए हैं, उनको तत्काल अपनी कुर्सी सीएम पर छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये 70-75 साल के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सीएम को जो कि अपने पद पर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात इसमें ये निकल के आती है सामने कि अभी उनको रिमांड पे लिया गया है, जो रिमांड उनकी बढ़ाई गई है 1 तारीख तक, उन पर दोषारोपण अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और यही पार्टी की बात है तो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे XYZ कोई भी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता तो सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन तो अपना करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लोग के कहने पे अगर इस बात को सिद्ध कर देता है कोई कि नहीं भाई इन पे ये केस है और उनको ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तो ये बेबुनियादी बात है। पहली बात, अगर हम इस तरह की बात करके थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर बीजेपी की बात करें, अगर हमने जो अभी देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसके बाद वहाँ के जो कि सीएम थे उन्होंने अपना पद भी नहीं त्यागा, इतना बवाल हुआ, उसके बाद भी विपक्षी दल वहाँ गए, उनको जाने से रोका गया। तो कहीं ना कहीं से जब अगर आप न्याय की बात करते हैं, अगर मोदी जी न्याय की बात करते हैं कि नहीं हम सब तरफ की एक बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी इस तरह की बात वहाँ पे देखना चाहिए कि कहाँ उस जगह के उस राज्य में क्या हुआ। और इस तरह की अगर यहाँ बात करते हैं अगर हम केजरीवाल की, तो यहाँ दोषारोपण अभी सिद्ध नहीं हुआ। पहली बात ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये मामला सामने आया कि इनको उठा के बंद कर दिया गया, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनीष, चूंकि लिक्वर पॉलिसी केस है ये पूरा, जिसमें आपने कहा कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो मोदी जी ने वहाँ टिप्पणी नहीं की। चूंकि अब जैसा कि समन भेजे जा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ईडी मुझे आश्वासन दे कि मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी तो मैं सामने जाऊंगा और ईडी के सवालों का जवाब दूंगा। ये उन्होंने क्यों पूछा? अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, पहले समय पे चले जाते, आज बाहर होते। सिर्फ देखिए, पहली बात तो उन्होंने इसलिए कहा कि मनीष सिसोदिया वाला मामला आप देख रहे हैं, सत्येंद्र जैन का मामला आप देख रहे हैं, संजय सिंह का मामला आप देख रहे हैं, और दूसरी बात की जिसपे उन्होंने आरोप लगाया उससे कुछ दिन पहले जिन्होंने उसके बाद बीजेपी को उन्होंने 50 करोड़ का चंदा भी दिया, उसके बाद भी ये मामला सामने आया था। तो कहीं ना कहीं से एक डर की भावना तो बनी जाती है, क्योंकि जिस तरह से अनेक पार्टियों के कार्यकर्ता को वो उठा रहे हैं और ईडी जिस तरह से दबाव बना रही है, तो कहीं ना कहीं कितना भी कोई बढ़ चढ़ के सामने आए, वही एक ऐसे बचे थे, क्योंकि उनकी पार्टी के जितने मेन कार्यकर्ता थे और लोग थे, सबको तो पहले जेल में डाल दिया गया था, बचे थे। क्योंकि अगर इनको भी अगर जेल में डाल दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं से आने वाले समय में इनको वो पद हासिल कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मनीष, चूंकि ईडी के पास में ये अधिकार है, ईडी कार्रवाई करने के लिए, पूछताछ करने के लिए किसी को भी बुला सकती है। प्रकाश सक्सेना सर, आपके पास में आना चाहूंगा। यूएन का भी इसमें एक टिप्पणी आई है, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर कहीं अधिक अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। कई देशों के बयान सामने आए, अमेरिका का बयान सामने आया, ताज़ा मामला यूएन का है। यूएन ने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत में हर किसी के जो अधिकार है सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। अब बयान सामने आने के बाद में इसे कहा जा रहा है कि ये भारत के अंदर का मामला है। क्या लोकतंत्र इतने अंदर का मामला है कि हम किसी पर कार्रवाई करें और हम ये बयान दें कि ये अंदर का मामला है? लोकतंत्र अंदर की बात तो नहीं हो सकती ना। ये सिर्फ लोकतंत्र का मामला नहीं है। 1948 में यूएनओ में ये मानवाधिकारों को लेके एक परिसंविधान, वहाँ एक घोषणा पत्र जारी हुआ था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पहले ही एक्सेप्ट किया गया था। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं
वो मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए हैं। आप जो भी देखें, समानता का अधिकार है, लैंगिक धार्मिक समानता का अधिकार है, आपका स्वतंत्र गरिमामय जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में, इस तरह के जो मौलिक अधिकार जो हैं वो वैश्विक घोषणा जो हुई थी यूएनओ में, उसका अंग है जिसको हमारे देश ने एक्सेप्ट किया था। और ये हर देश का कर्तव्य है। आप म्यांमार में आप देखें, सूकी जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही थी तो भारत ने समर्थन किया था। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मामला होते हैं। इसलिए विदेश से ये देखा जा रहा है कि आप एक पक्ष को असंवैधानिक तरीके से, कारण क्या है, असंवैधानिक शब्द हो सकता है मैं गलत यूज कर रहा हूँ, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया ना आपने, तो एक बना लिया था और आप उसे पारदर्शी बता रहे थे। आप एक चीज और देखें, आपने यूएन वगैरह को देख लिया, कल के अखबार में खबर थी कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं, 5 जजों ने आरोप लगाया कि वो आईएसआई हमारे परिजनों को अगवा करके हमारे पक्ष में फैसले करवा रही है। और आप देखिए इधर हमारे यहाँ की वो जो वकीलों की फौज जिनको चीफ जस्टिस ने लताड़ा भी था कोर्ट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो प्रेशर एक अलग प्रेशर ग्रुप है जो आपके फैसले प्रभावित कर रहा है और उसको प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। तो ये भी एक प्रेशर बन रहा है कि जजों, कहीं हमें चिंता ये है कि कहीं जजों पे तो प्रेशर नहीं बन रहा है। आप देखिए क्या जज, बहुत से मामले हमें फैसलों पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर एक विद्यार्थी के तौर पे मन में सवाल उठता है कि कोई मंत्री गोली मारो फलाना ढिकाना आक्रामक भाषण देता है, उत्तेजना फैलाता है और उसको ये कहते हैं कि वो तो मुस्कुरा के बोला था। तो क्या हमें ऐसी जुडिशरी चाहिए? बिल्कुल। एक मामले में आप देखें, केजरीवाल पार्टी नहीं थे उस पक्ष में और उन पे 25,000 की पेनाल्टी लगा दी गई। तो हमें क्या ऐसी जुडिशरी चाहिए? या हमें ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून बनाए जा रहे हैं और जिससे सबको गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसका विरोध करने वाली जुडिशरी चाहिए, जनता के पक्ष में खड़ी होने वाली जुडिशरी चाहिए। हमें किसी सत्ता की गुलाम जुडिशरी नहीं चाहिए। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है और हर ह्यूमन राइट्स के समर्थन में जो व्यक्ति है उसको इसका समर्थन करना चाहिए कि हमें निष्पक्ष जुडिशरी चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, निष्पक्ष जुडिशरी की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। राधेश्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि मुद्दे पर अगर वापस आए तो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो गई है। पहले जो पार्टी के नेताओं को हमने देखा, सत्येंद्र जैन हो या फिर वो मनीष सिसोदिया हो, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनसे पार्टी ने इस्तीफा लिया। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो पार्टी पलटकर सवाल नहीं पूछेगी क्या इनसे? और अगर इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो जो मनीष सिसोदिया है वो इतने लंबे समय से जेल में, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इतने लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो क्या वहां से शासन संभव है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के त्यागपत्र का जो मामला है उनका निजी पार्टी स्तर का मामला है। अब पार्टी तय करेगी कि अरविंद जी को त्यागपत्र देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इसके पहले जो 3 जेल में है उनसे त्यागपत्र ले लिए गए और अरविंद केजरीवाल जी से त्यागपत्र नहीं लिया जा रहा है। तो वो भी एक लंबी सोच मुझे लग रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन में वोट बैंक की राजनीति में वो पार्टी आप भुनाना चाहती है। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है, इलेक्शन 4 जून को खत्म होंगे मतगणना, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दिल्ली में 4थे या 5वें चरण में मतदान होगा। जब तक स्थिति और भी, अगर केजरीवाल जी को जेल से रिहा नहीं किया गया तो विपरीत भी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल राधेश्याम जी। अजय श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसे एक इमोशनल मुद्दे के तौर पर जनता के सामने पेश करेगी? लोकसभा चुनाव सिर पर है, हालांकि लोकसभा चुनाव में कितना इसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जरूर इसका फायदा मिलेगा। अब चूंकि वहाँ पर कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके कोई बड़ी गलती कर ली है? नहीं, देखिए, अभी आपने बोला कि इसका इमोशनल कार्ड का जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी सत्ता में कैसे आई? उसने तो कांग्रेस को भ्रष्ट कहा। उसने कहा कि सोनिया गांधी से बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है। मनमोहन सिंह जो है वो चुपचाप बैठे रहते हैं। सोनिया गांधी ने 2G बेच दिया, जीजाजी बेच दी, सब बेच दिए, ऊपर नीचे आसमान बेच दिया। तो वो जो पार्टी है, तो क्या कांग्रेस ईमानदार हो गई है या आम आदमी भ्रष्टाचारी हो गई है? तो इसमें बताइए ना कि इमोशनल कहाँ है? मतलब वो है कि जिसके 10 या 12 आदमी चुन जाए तो वो निर्णायक शक्ति में आ जाए। तो ये चीज तो हो नहीं सकती है। बिल्कुल अजय जी, ठीक कहा आपने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है वो पहले कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी बताती थी, और जब ये जो पूरा मामला सामने आया था लिकर केस का अरविंद केजरीवाल का, तब कांग्रेस ने भी ये कहा था, पूरा श्रेय लिया था कि हमारी वजह से ये पूरा मामला सामने आया।
गया और अब दोनों एक साथ गठबंधन में है। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं उठाना ही पड़ेगा, लोकप्रियता पर असर पड़ेगा, लेकिन क्या कांग्रेस को उसकी खोई हुई जमीन वापस मिल सकती है इससे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि व्यक्ति, हमारा जो कानून कहता है जो सजाएं होती हैं वो ज्यादातर उस बात को लेके होती हैं जो उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति झूठ नहीं बोल सकती। जो उनकी जो पॉलिसी थी, लिकर पॉलिसी थी, उसके कारण जो एक पर एक आप फ्री क्यों चला रहे थे, क्यों आपने इतना एक्साइज में रिबेट दिया और गोवा चुनाव में आपने उपयोग किया, वो पैसा वहां गया, वो जब आपको सारे साक्ष्य दे रहे हैं, वो बैंक के प्रमाण दे रहे हैं, वो सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अब जब वो लोग अपने बचने के लिए वो बातें कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसी बात कही है, तो अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। यदि वो अपने आप को ईमानदार कहते थे तो वो अपने ईमानदार बताने में असमर्थ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि जो पार्टी साफ सुथरी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बनकर उभरी, अब वो पार्टी के सारे नेता जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े फेसेस हैं, वो सारे अंदर है। क्या जो भारी भरकम खर्च है, चुनाव की जो नीति है, क्या ये उनको ले डूबी या इसके पीछे और कोई वजह भी हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी कहा है कि आम आदमी पार्टी देश की 4 प्रचलित विचारधाराएं हैं। कांग्रेस की विचारधारा, संघ परिवार की विचारधारा, वामपंथी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। अरविंद केजरीवाल की कौन सी विचारधारा? उसकी गिरगिट विचारधारा है। जैसा रंग देखा वैसा रंग बदल लिया। उसे वामपंथी अच्छे लगे तो वामपंथी का कलर हो गया, नानी अच्छी लगी तो राम का कलर हो गया, हरा कलर लगा तो हरे हो गए। तो ये गिरगिट विचारधारा से थोड़ी देश चलता है कि आपको कौन सी विचार, आप स्थिर रहिए कि आप वामपंथी हैं, आप समाजवादी हैं, आप गरीबों के लिए कर रहे हैं, बड़े आदमियों के लिए कर रहे हैं। अब लीकर पॉलिसी तो गरीबों को मिटाने के लिए थी, लेकिन परिवार मिटाने के लिए थी। राजनीति में आने के लिए विजन या विचारधारा जरूरी है क्या? क्यों नहीं है जरूरी? आप बताइए, बगैर पटरी के ट्रेन चल सकती है क्या? आज तक जो भी राजनीतिक पार्टियां बगैर विचारधारा के चली हैं, आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी का क्या असर हुआ। मायावती की पार्टी जरा से जीरो में आ गई। हाथी ने 2014 में अंडा दिया था। तो आप ये देखिए ना, क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं थी। और अजय जी, यहाँ पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लिकर पॉलिसी और ये जो भाजपा की समृद्धशालीता है वो उसकी विचारधारा तो है ही। लोगों के मन में उन्होंने कट्टर हिंदुत्व भरा, उन्होंने लोगों को ग्लोबल इमेज अपनी बताई, उन्होंने आपने जो है आपका डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चली। नंबर तीसरा, उनकी समृद्धशाली उनकी आर्थिक स्थिति है और अच्छा मजबूत संगठन है। तो इन सबका मुकाबला ना तो आम आदमी पार्टी कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती है। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, लिकर पॉलिसी शराब को बंद करने के लिए बनाई गई थी। जब ये लिकर पॉलिसी नई आई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति लागू करने के बाद, तो वहां पर जो शराब है वो और ज्यादा सस्ती मिलने लगी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल अर्चना जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताती थी, आज उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। देखिए, वर्तमान समय में बीजेपी में जो एक मोदी मंत्र या जो कहना चाहिए मोदी मोदी या नमो नमो जो चल रहा है, उसके कारण पार्टियों में इस तरीके से वह हो गया, उनको सूझबूझ समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। और जो इंडिया गठबंधन है वो उसी का है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि आप अखिलेश को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, किसी भी मतलब दल के प्रमुख को ले लीजिए, उनमें आपको एक साथ ये नहीं कि एक विजन पे, एक विचार पे एक हो। रोज उनके मनभेद उभर के सामने आ रहे हैं और उन्हीं मनभेद को आप दबा दबा के एक भाई कि हम एक गठबंधन में हैं, हम ये मतलब एनी हाउ कि हमको भाई कैसे भी करके कुछ सीटें तो हाथ में लगे, ये है। तो बीजेपी का जो एक कहना चाहिए कि इस समय दबदबा है, बीजेपी को जो एक तरफा जीत मिल रही है, उससे सभी पार्टियों का जो है मनोबल टूट गया है। और मनोबल टूटने के बाद आज ये कंडीशन है कि शेर और लोमड़ी एक ही घाट पे बैठ के पानी पी रहे हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी मतलब व्यंग्यात्मक हो सकता है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और राहुल जी एक साथ खड़े हैं, या अभी आप देख लीजिए 31 को जो रैली होना है, उस रैली में आम आदमी पार्टी का जो पैम्पलेट जारी हो रहा है उसमें यह है कि भाई उसको अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलना है। और ये अपना जो कांग्रेस का है, जो इंडिया गठबंधन का जो भी प्रमुख जारी कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है भाई
कि हमको लोकतंत्र बचाना है। तो उसमें भी उन लोगों में अभी एक स्पष्ट वो नहीं है कि 31 को हमें किस विजन को लेके कॉन्फ्रेंस करना है, धरना करना है, विरोध करना है, क्या करना है। ऐसे में कैसे जो जनता है, ऐसे में कैसे महागठबंधन पर भरोसा करेगी? गठबंधन तो हो गया, भारतीय गुट तो बन गया, लेकिन दो अभी जिस तरह से आपने बताया कि जो 31 तारीख को रैली होने वाली, वहां पर ही वो मुद्दा डिसाइड नहीं कर पा रहे, चेहरा कैसे लेकर सामने आएंगे जनता के? देखिए, विधानसभा चुनाव में आप देख चुकी हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ है। गठबंधन से कुछ नहीं होता जब तक आप देखिए, वास्तविकता में देखा जाए तो वर्तमान समय में लोकतंत्र खतरे में है। हमारे यहाँ विपक्ष नहीं बचा है, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं बचा है? क्योंकि भाई आप इतने लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में रही और उसके बाद भी ये दुर्दशा हुई है, तो कहीं ना कहीं वंशवाद हो गया, कहीं ना कहीं हमारा गुरूर है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो आज वर्तमान समय में देखा जाए तो जो कहना चाहिए कि एक इतने बड़े जो कार्यकाल को लेके और इतने बड़े जो कहना चाहिए राजनीतिक दल का जो हश्र हुआ है, वो कहीं ना कहीं यही भ्रष्टाचार का और आम आदमी पार्टी का जो कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने इसीलिए विश्वास दिलाया था, इसीलिए लोगों ने, हमारे मध्य प्रदेश में भी कई पार्षद आए, सब जगह था, तो देखा जाए कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन आप जो जनता आपको जिस लिए आपने झाड़ू से हम कचरा साफ करेंगे, आपने तो झाड़ू से कचरा इकट्ठा कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये गठबंधन कुछ खेल कर पाएगा या कुछ कमाल करेगा। रामानंद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि अर्चना जी ने कहा कि हर एक राजनीतिक दल एकला चलो की नीति अपना रहा है। पर्दे के सामने भले ही वो सियासी रंगमंच पर बढ़िया से अभिनय कर रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। आपने एक बात और कही कि 31 तारीख को जो होने वाली रैली है उसमें किसी का स्पष्ट मत नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसको लेकर जो रैली को लीड करेंगी वो सुनीता केजरीवाल है। कांग्रेस ने ये कहा कि हम इसे लोकतंत्र बचाने के तहत रणनीति पर काम करेंगे और इसको हम सामने लेकर आएंगे। वाकई क्या ये एकला चलो की नीति है? देखिए, जब तक गठबंधन का विचार एक नहीं होगा, अभी भी उनके मन में कहीं न कहीं विचारों का भेदभाव है। भले वो एक गठबंधन बना लिए हैं कि इंडिया अलायंस का एक गठबंधन और उसके तले हम सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं राजनीतिक दल, लेकिन उनका विजन एक नहीं है, उनके विचार एक नहीं है, तो ऐसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप कह रही है कि हमारी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है केजरीवाल की, उसको लेके हम आ रहे हैं रैली। कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र बचाओ, उसके लिए हम कर रहे हैं। अब जब इन दोनों में ही अलग अलग मत है, तो इस गठबंधन से क्या संदेश देना चाहती है? बिल्कुल रामानंद जी, और ये जो गठबंधन है इसका संदेश तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही है कि वो इस गठबंधन पर भरोसा करे ना करे। एक अंतिम टिप्पणी प्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगी, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। जिस तरह से अभी सर ने बताया और जिस तरह से अर्चना जी भी अभी बता रही थी कि ये जो रैली की जा रही है इसमें खुद ही जो गठबंधन है, जो भारतीय गुट है, उसके दो मुद्दे यहाँ पर पहले से साफ दिख रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, उनके न्याय को लेकर रैली है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या इसमें महागठबंधन जो गुट है लोकसभा चुनाव में उनकी एकजुटता दिख पाएगी या फिर कांग्रेस इसको मौका बना सकती है? बार बार ये सवाल आ रहा है कि आपकी जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है उससे कांग्रेस को मौका मिल गया है खोई हुई जमीन वापस पाने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा जी, और थोड़ा समझा पाऊंगा। ये ग्रीक दार्शनिक थे सुकरात, वो भी डिस्कशन करते थे और वो भी लोकतंत्र के पक्ष में थे, अपने विद्यार्थियों से डिस्कशन करते थे। तो वहां का राजा को वो बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो फिर उन्होंने उनको उसी लोकतंत्र का शिकार बनाया और बहुमत से उनको सजा दिलवाई थी और वो जहर पी के उनकी मृत्यु हुई। उनके शिष्यों ने भी कोशिश की कि आप फरार हो जाए, पर उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने ये आशंका उस समय जता दी थी कि ये लोकतंत्र कहीं भीड़ तंत्र में ना बदल जाए, और आज वही स्थिति चल रही है कि आप अन्ना आंदोलन की आप बात कर रहे थे, क्या अकेले केजरीवाल बैठे थे धरने पे? अन्ना खुद बैठे थे, जनरल वीके सिंह थे, किरण बेदी थी, रामदेव थे। आपको याद होगा रामदेव बीजेपी से हटकर उन्होंने धरना दिया था, तो उनमें लट पड़े थे, संघ बीजेपी कोई इनके पक्ष में नहीं आए थे, सलवार पहनकर भागे थे। तो उद्देश्य सत्ता को हथियाने के लिए षड्यंत्र के रूप में उस आंदोलन का इस्तेमाल किया था। आप कांग्रेस बीजेपी के भ्रष्टाचार पर डिवाइड हो गई थी, आम आदमी पार्टी नहीं, वो बाद में बनी है। वो जो आंदोलन था वो इसमें डिवाइड हो गया था। केजरीवाल ने कहा हम दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। आपने क्या किया? उनके टूल्स, उनके हथियार छीनना चालू कर दिए। सबसे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो छीना उनसे, फिर उनके आपने हथियार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करेगा, आपने उसको अमेंडमेंट करके उस
एजी को कर दिया, एलजी को प्रमुख बना दिया, तो उनको काम नहीं करने दिया। अब आप ब्लेम कर सकते हो कि वो ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। लिकर पॉलिसी सारे स्टेट की आप देख लो, यहाँ महिलाओं ने शराब बेची है मध्य प्रदेश में, छूट दी गई थी। तो आप इंडिविजुअल समीक्षा करें, वो स्टेट के मसले हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं सब शुद्ध हैं। समस्या क्या है, आप एक टेंडेंसी देखिए। आधार की जब सुनवाई हो रही थी निजता के कानून पे, तब सरकार के अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा था कि साहब वो नागरिक के प्रत्येक अंक पे सरकार का अधिकार होता। आप बयान निकाल के देखना। आप इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कहा था, जनता को जानने की कोई जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। मतलब आप जनता, जो लोकतंत्र में सबसे प्रमुख है जनता, आप उसको इग्नोर कर रहे थे। तो समस्या यहाँ ये आई, मैं ये नहीं कह रहा सारी पार्टियां साफ सुथरी हैं, उनके अपने अपने भ्रष्टाचार हैं। विविधता क्यों नहीं होना चाहिए विचारों में, बिल्कुल होना चाहिए। उनके इंडिविजुअल भ्रष्टाचार भी हैं, पर वो तब सरवाइव कर पाएंगे जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रोके जाएं। केजरीवाल ने कल की डिबेट में उसको एक्सपोज किया। वो ये डर दिखाते रहे कि मुझे अरेस्ट तो नहीं कर लिया। ऐसा कौन सा कानून है कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेगा? आप उससे क्या पुलिस जैसा 3rd डिग्री टॉर्चर करके निकलवाएंगे? आप उससे दिन भर रखो, पूछताछ करो, बाकी उसको शासन करने दो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था, उसे आप किस प्रक्रिया से निकाल, 2 साल अरेस्ट करके आप किस तरह से उनसे जानकारी निकलवाएंगे? और ये जानकारियां वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक। ये भी कोई अधिकार है, वो मौखिक आधार पे मान लेगा कि हम पे सबूत है और कोर्ट मना नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने अपने आप को वो जो उनको जो अरेस्ट किया गया था उसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन उन्होंने उस कानून को एक्सपोज किया है। चलिए ठीक है, ये तो देखना होगा कि कानून को एक्सपोज किया है या कानून ने केजरीवाल को एक्सपोज किया है। एक राजनीतिक दल जिसका आंदोलन कामयाब रहा हो, एक राजनीतिक दल जिसकी सियासत सफल रही हो, एक ऐसा राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर बनकर उभरा हो, जिसके एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके मुख्यमंत्री के अलावा विधायक, जिसके सांसद और जिसके कैबिनेट मंत्री सारे के सारे जेल में हो, उस राजनीतिक पार्टी के सियासी भविष्य पर अब संकट मंडरा रहा है। और इस तरह के कई सारे सवाल है जो राजनीति के महासागर में तैर रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अब राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक भविष्य है वो संकट में है, तो इसके अलावा अब क्या होगा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी या और बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या और बड़ा बहुमत लेकर उभरेगी? इस तरह के कई सारे सवाल हैं जो सियासी गलियारों में बिल्कुल चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। बिल्कुल, हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।